हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 17 मार्च और 17 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आज एनालाइज करेंगे। 17 मार्च के साथ साथ हम 16 मार्च के भी द हिंदू एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। ये दोनों न्यूज़पेपर का आज हम एनालिसिस करेंगे, इसीलिए हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए। कल हम यहाँ पे द हिंदू एनालिसिस पब्लिश नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीजंस। तो आज हम दोनों जो डेज हैं, दोनों डेज के द हिंदू को यहाँ पे एनालाइज करेंगे एक साथ। ओके, तो शुरू करें उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये टेलीग्राम चैनल है हमारा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी मेरे अपडेट्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पे जल्दी मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अच्छा, संडे को हम जो है एक क्विज रखने वाले हैं, जैसे कि हम हर बार रखते हैं। तो संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर क्विज रहेगा, ठीक है। इसकी अपडेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और हमारा जो यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन है उस पर भी इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। ओके, सो इसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलना। लाइव वीकली टेस्ट रहेगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेल आईडी भी, आप यहाँ पे एक मेल आईडी पे जो भी आपके यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप उसको यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो मुझे मेल करके। मुझे मेरे पास एक दो मेल अभी पड़े हुए हैं, मैंने उनका रिप्लाई किया नहीं है क्योंकि इतना सारी चीज़ें चल रही थी। तो आज में आप सभी को जो भी क्वेरीज थी आपको रिप्लाई सबका मिल जाएगा। ओके, इसके साथ ट्विटर पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो अभी सिर्फ 80 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए। और ये 80 डेज का ये बताने का उद्देश्य ये है कि थोड़ा सा आपको चमकाया जाए, डराया जाए, और दूसरा ये आपको ये भी समझाया जाए कि 80 डेज हैं तो चीज़ें पलट भी सकती हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी क्रिएट करना ज़रूरी है क्योंकि जब डर लगता है तभी इफिशियंसी आती है। और दूसरा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि नहीं, 80 डेज में अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई करी है, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो 80 डेज में भी आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, ठीक है। सो नथिंग टू वरी मच, बट येस, वरी अ लिटिल, बट येस वरी ओके, एंड साथ में पढ़ाई भी अपने करते जाओ। अब देखो, टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, द डेज दैट ब्रेक यू आर द डेज दैट मेक यू। एंड बिलीव मी, ये बिल्कुल एकदम सही कोट है। एंड स्पेशली अभी की जो सिचुएशन होगी, आप में से मैक्सिमम लोगों की जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो उन लोगों को अभी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी एंग्जाइटी फील हो रही होगी। बट बिलीव मी, ये जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि जल्दी खत्म हो ये सारे दिन और इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, तो ये जो दिन है जो आपको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, यही दिन आपको बाद में याद आएंगे। देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या होता है डजेंट मैटर, ठीक है। अभी इस समय पे ये समझ लो कि रिजल्ट जो है उसकी बात अगर हम नहीं करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, ये चीज़ आप क्लियर रख लो अपने मन में, दिमाग में, कि ये जो दिन है ना, ये दिन आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से बदल के रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रेस मैनेज करना सीखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सेस अपने कंफर्ट जोन से एक्सेसिवली बाहर निकलना सीखोगे, ठीक है। तो ये जो दिन है ये आपको बिल्कुल बहुत अलग पर्सनैलिटी में तब्दील कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ओके, so these are the days that might be breaking you, but these are the days that will ensure that you become a better person in the future. Okay, आगे बात करते हैं। आज के टॉपिक्स की देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जीएस 1 में ज्योग्राफी में हम बात करेंगे सुनामी इन जापान की। जीएस 2 में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में युआन एज रेफरेंस करेंसी। कोविड पेटेंट वेवर के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान न्यूट्रलिटी तालिबान वरी, ये कल का एडिटोरियल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में हम देखेंगे सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। हिजाब नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस, तो हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर वर्डिक्ट आ गया है कर्नाटक हाई कोर्ट का, तो उसमें उन्होंने कहा है हिजाब इज नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। इसको देखेंगे। गवर्नेंस में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। जीएस 3 में हम देखेंगे इकोनॉमी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। ओके, सिक्योरिटी में हम देखेंगे एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च के बारे में। एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये सारे टॉपिक्स को देखना जरूर। सारे के सारे टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स। ओके, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ये क्वेश्चन है आ चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, और इन दोनों का आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब देखो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। पहला आर्टिकल है, इन टाइम्स ऑफ वॉर द युआन एज रेफरेंस करेंसी फॉर इंटरिम ऑयल ट्रेड। सो बेसिकली ये पूरा क्या मुद्दा है इसको समझते हैं। देखो, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना।
लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं, रशिया यूक्रेन वॉर को रुकने का नाम ले नहीं रहा। हालांकि पॉजिटिव रिस्पांस दोनों दे रहे हैं, रशिया यूक्रेन, कि हम पीस टॉक्स करना चाहते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई भी पीस टॉक हो रही नहीं है। ठीक है, तो ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ऐसे में रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए क्या किया वेस्ट ने, यूएस ने सैंक्शंस लगाना शुरू करे। ठीक है, यूएस ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाना चालू करे हैं। इनफैक्ट रशिया से ऑयल वगैरह इंपोर्ट के ऊपर भी इन्होंने बैन लगा दी है। एटलीस्ट यूएस ने तो बोला है कि हम इनसे ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि अभी कंप्लीटली रशिया के ऊपर ट्रेड के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं। दूसरी कंट्रीज अगर रशिया से ऑयल खरीदना चाहें तो खरीद सकती हैं, अभी पूरी तरह से बैन नहीं है, लेकिन फिर भी रशिया से कोई भी ऑयल अभी खरीद रहा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबको ये डर लग रहा है कि अगर मान लो आज हमने रशिया से ऑयल खरीद लिया, कल को यूएस ने रशिया के ऑयल पे सैंक्शन लगा दिया, तो हम इस ऑयल को जो हमने खरीदा हुआ है उसको बेचेंगे कहाँ, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आज भी जब रशिया का ऑयल बैंड नहीं है दूसरी कंट्रीज के लिए, लेकिन आज भी दूसरी कंट्रीज इसका ऑयल खरीदने से मना कर रही हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, रशिया जो है काफी ज्यादा ऑयल पर डिपेंड करती है, रशिया की इकोनॉमी। ठीक है, अब रशिया के ऊपर इतने सैंक्शन लगे हुए हैं, इकोनॉमिकली रशिया की सिचुएशन जो है ठीक नहीं है। ठीक है, अब रशिया अपनी सिचुएशन को थोड़ा बहुत ठीक करना चाहता है, इसीलिए रशिया अपना ऑयल जो है इसको डिस्काउंटेड प्राइजेस पे बेचना चाहता है। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइजेस पे इंडिया को बेचना चाहता है रशिया अपना ऑयल। ठीक है, इंडिया के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भैया, जब कम दाम में ऑयल मिल रहा है तो क्यों ना लें हम। ठीक है, ये हमारा तो डायरेक्टली इनके साथ वॉर है नहीं। ठीक है, तो अब रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी पे चलो तो हमारा सीधे तो कोई लेना देना है नहीं। हम अगर हमको ये ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है तो हमारे लिए तो अच्छा सौदा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते रशिया के साथ। क्यों, क्योंकि डॉलर जो है वो यूएस द्वारा सैंक्शनड करेंसी है। ठीक है, और यूएस ऑलरेडी सैंक्शंस लगा रहा है रशिया के ऊपर, और हो सकता है आगे और ज्यादा सैंक्शंस लग जाए, तो हमने जो डॉलर यहाँ पे फंसाए हुए होंगे हो सकता है हमको नुकसान हो जाए। तो इंडिया जो है डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहता। अब इंडिया ढूंढ रहा है दूसरी करेंसी की, कौन सी करेंसी में ट्रेड करूं मैं। तो यहाँ पे एक करेंसी जो उसको दिखाई दे रही है इंडिया को, वो है युआन, और बाकी सारी कंट्रीज भी हैं जिनकी नजर अब युआन वाली करेंसी पे है। युआन किसकी करेंसी है, ये चाइना की करेंसी है। ठीक है, वैसे तो देखो इंडिया ने ये बोला था कि हो सकता है कि हम यहाँ पे रुपी रूबल, यहाँ पे रुपी रूबल ट्रेड कर लें। रुपी किसकी है, इंडिया की करेंसी है, रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। लेकिन इन दोनों की जो एक्सेप्टेबिलिटी है ग्लोबल मार्केट में उतनी नहीं है जितनी चाइना की युआन की। देखो वैसे तो 90% से ज्यादा मार्केट जो है पूरे वर्ल्ड का इंटरनेशनली वो डॉलर पे बेस्ड है। ठीक है, डॉलर पे चलता है, लेकिन 3-4% है आज भी ग्लोबल ट्रेड जो है वो युआन में होता है, यानी कि युआन की एक्सेप्टेबिलिटी फिर भी है। रूबल और जो रुपी है इनकी तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पे देखो रशिया को एक तो इकोनॉमिक क्रंच से अपने कंट्री को बचाना है, रशिया को सस्टेन भी करना है वॉर में। ऐसे में रशिया चाहता है अपने ऑयल को डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचना, जिसको इंडिया खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकता है, जो कि अभी तक दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिया इसको खरीदे कैसे, क्योंकि इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, और अगर खरीदना है तो अभी तक हम क्या करते थे, डॉलर में सारा इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। और सिर्फ हम ही नहीं, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है वो डॉलर में ट्रेड करती हैं। क्यों, क्योंकि एक तो इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी है। ठीक है, ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी है। ओके, और दूसरा इसकी परचेजिंग पावर अच्छी है। ठीक है, परचेजिंग पावर इसकी अच्छी है, इसीलिए हर कोई यहाँ पे डॉलर को स्टैंडर्डाइज करके अपनी करेंसी उस हिसाब से बढ़ाता चढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कंट्रीज की जो करेंसी है यहाँ पे डिप्रिशिएट या अप्रिशिएट करती है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, क्योंकि डॉलर की ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि हम वैसे तो रशिया के हर कंट्री के साथ डॉलर में ट्रेड करते थे, लेकिन रशिया की जो मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स हैं इनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, स्विफ्ट सिस्टम क्या है, स्विफ्ट एक काइंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ठीक है, अब क्योंकि इसके बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया, तो इंडिया ने एक चीज प्रपोज करी कि यहाँ तो आप अपने कुछ बैंक्स को इंडियन बैंक्स में, कुछ आप अपने रशिया के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं, उनको आप इंडिया के बैंक में खोलो, सो दैट हम यहाँ पे ट्रेड कर पाए। या फिर जो बैंक आपके स्विफ्ट सिस्टम में अभी भी हैं उनके साथ हम ट्रेड कर लेते हैं। ये सारी मतलब इंडिया और रशिया ट्रेड करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो इस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव करेंसी ढूंढ रहा है इंडिया और रशिया, किस में ट्रेड किया जाए। तो यहाँ पे युआन निकल के आया है कि युआन में हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। देखो एक तो चीज ये हो सकती है कि हम सिर्फ युआन को, युआन के टर्म्स में बात करें,
हालांकि हम रशिया और इंडिया जो ट्रेड कर रहे हैं वो आपस में रूबल और रुपी में ही कर लें, लेकिन उसको पोर्ट युआन के टर्म्स में करें, एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम ऑन ग्राउंड युआन का ही, युआन करेंसी में ही एक्सचेंज करें अपनी जो भी ले रहे हैं सर्विसेज या जो ऑयल ले रहे हैं, तो उसके बदले हम युआन में इनको पैसा दें, ठीक है। ये एक चीज़, दूसरी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम रशिया और इंडिया के ट्रेड की बात करें, तो रशिया और इंडिया में अभी ऑयल का ट्रेड ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 1% है जो रशिया का, जो हम इंडिया में टोटल ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, उसका 1% हम रशिया से लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि हम बाकी चीज़ें भी तो ऑयल के अलावा और भी तो चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो रशिया जो है, रशिया हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है लगभग 6.9 बिलियन डॉलर रुपए का सामान, ठीक है। तो रशिया का जो ट्रेड है, हाँ, रशिया का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में जो आता है, इंडिया लगभग इतना इंपोर्ट करता है 6.9 बिलियन डॉलर फ्रॉम रशिया। और इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है रशिया की तरफ, तो ये करता है लगभग 3.3 बिलियन डॉलर। तो लगभग लगभग 3 बिलियन डॉलर का यहाँ पे ट्रेड सरप्लस है। किसकी साइड पे ट्रेड सरप्लस है, किसकी साइड पे है, ये रशिया की साइड पे है ना। यानी कि रशिया के पास यहाँ पे अपर हैंड है, क्योंकि रशिया के पास ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस मतलब कि देखो रशिया जो है इतना अपनी साइड से हमारे यहाँ भेजता है, तो रशिया इतने रुपए कमा रहा है इंडिया से, और इंडिया रशिया से 3.3 बिलियन डॉलर कमा रहा है, तो ज्यादा कौन कमा रहा है, रशिया कमा रहा है। तो यहाँ पे रशिया के पास सरप्लस है, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पे हम ऐसा बार्टर सिस्टम जैसा नहीं चला सकते कि आप इतने का सामान भेज रहे हो, हम इतने का सामान भेज रहे हैं, तो हमको किसी करेंसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया के ऊपर ट्रेड सरप्लस है। तो ऐसे में हमको कोई करेंसी का सहारा लेना पड़ेगा, और ऐसे में युआन इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि अगर यूएस इसी तरह से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाता गया, तो देखो रशिया भी कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, रशिया ने अपनी धाक जमाई हुई है मार्केट में। तो अब कोई भी कंट्री को रशिया के साथ ट्रेड टाइज तोड़ने के लिए समय तो लगेगा। अब ऐसे में हो सकता है कि यूएस की जो डॉलर वाली करेंसी है, हो सकता है इसकी इंपॉर्टेंस घटती जाए और युआन जो है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाए, ठीक है। क्योंकि युआन यहाँ पे रशिया का साथ दे रहा है, और रशिया के ऊपर कोई सैंक्शन चाइना ने ऐसे डायरेक्टली लगाए हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमर्जिंग करेंसीज हैं उसमें युआन जो है एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला आर्टिकल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, क्यूरियस केस ऑफ सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। सो यहाँ पे ये क्या है, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हुआ ऐसा है कि यहाँ पे कल एक केस हुआ, ठीक है। जैसे कि अभी एक मीडिया वन चैनल के ऊपर बैन वगैरह लगाने के रिगार्डिंग एक जजमेंट आया, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ के सेंटर के जो लोग थे, सेंटर की तरफ से जो पार्टी थी, उन्होंने यहाँ पे अपनी रेलिवेंट फाइल्स दी इन सील्ड कवर, ठीक है। सील्ड कवर यानी कि इसे बंद लिफाफे में इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फाइल्स, फैक्ट्स रखे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जज थे, जज चंद्रचूड़, ठीक है, जो ऑनरेबल जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, इन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ये सील्ड कवर में आप नहीं दोगे मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी हुई कि यहाँ पे एक जो हमारे सीजीआई हैं, एनवी रमन्ना जी, इनके पास भी एक सील्ड कवर रिपोर्ट आई, ठीक है। तो इन्होंने भी ये कह दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सील्ड कवर का मतलब ये है कि बंद लिफाफे में जब जजेस को कोई डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए जाते हैं, फैक्ट्स पहुंचाए जाते हैं, सो दैट कोई और उसको एक्सेस ना कर सके, तो उसको हम कहते हैं सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, ऑलराइट। तो ये है सील्ड कवर। अब देखो यहाँ पे जजेस क्यों इसके अगेंस्ट हैं। जैसे अभी जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने लेने से मना कर दिया सील्ड कवर में डॉक्यूमेंट्स, हमारे जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो ये जो है बेसिकली सील्ड कवर में लेने से क्यों मना कर रहे हैं ये समझें, तो उससे पहले समझते हैं सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो बेसिकली देखो, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह जो कोर्ट्स हैं, जो भी जितनी भी जुडिशरी की कोर्ट्स हैं, उसमें एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो भी दी जाती है कोर्ट में, जैसे जजेस को जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, गवर्नमेंट एजेंसी हो गई या जो भी हो गया, वो सील्ड एनवेलप्स में ये जो डॉक्यूमेंट है या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सील्ड एनवेलप्स में देते हैं, सो दैट सिर्फ जजेस के पास इस इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो, ठीक है। एक्सेस जो है इस इंफॉर्मेशन का वो ओनली रिस्ट्रिक्टेड हो टूवर्ड्स जजेस, ओके। इसीलिए ये सील्ड कवर यूज किया जाता है ना। इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं और एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट ये कब का है, 1872 का एक्ट है, ओके। सो बेसिकली इन दोनों के थ्रू यहाँ पे ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का डॉक्ट्रिन आया है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर चीफ जस्टिस या कोई भी कोर्ट, कोई भी जज जो है, बड़ा जज जो है, बड़े जज, वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो रिस्ट्रिक्टेड रहे टूवर्ड्स जजेस ओनली, ये नॉर्मल पब्लिक में ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो बोल सकते हैं कि आप सील्ड कवर में ये इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करो, सो दैट वो इन्फॉर्मेशन क्या रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रहे, ओके, गुप्त रहे। अब अगर चीफ जस्टिस चाहें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक एक्सेस भी दे सकते हैं, अपोजिट पार्टी को बोल सकते हैं कि नहीं, हमको सील्ड कवर में ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसको आप बिल्कुल ओपनली ओपन कोर्ट में पब्लिक के सामने रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चॉइसेस जो होती हैं ये जजेस के पास होती है, जजेस के डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड होती है, ठीक है। अब एविडेंस एक्ट जो है वो ये बोलता है कि कुछ ऑफिशियल अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो स्टेट से रिलेटेड हैं, स्टेट के अफेयर से रिलेटेड हैं, और उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए फॉर द पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो पब्लिक के भले के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको बाहर आने से रोकना चाहती है गवर्नमेंट, स्टेट अगर ऐसा रोकना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है अंडर एविडेंस एक्ट, और कोई भी पब्लिक ऑफिसर को ये कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पब्लिश करो, डिस्क्लोज करो, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है, ओके। अच्छा, ये जो जो हमारा सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस है, इससे इंश्योर की जाती है सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि कोई भी पब्लिकेशन इसमें इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकती। जैसे क्या होता है कि हम बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज रिकॉर्ड की जाती है कि क्या क्या जजमेंट्स आए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, तो यहाँ पे सो दैट पहले के रेफरेंस किया जा सके। लेकिन ये वाला जब रिकॉर्ड की बात करते हैं तो ये जो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस में इंफॉर्मेशन मिलती है उसको इस रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाता। ऑलराइट, अब देखो इसको कई जगह पे यूज किया गया है, जैसे कि रफेल जेट डील जब हुई थी तो उसमें भी जो सेंटर था उन्होंने जो अपने डिटेल्स रखे थे वो इस तरह से ही रखे थे, सील्ड कवर में ही रखे थे, जैसे कि जो डिटेल्स थे सिर्फ जजेस को पता थे, ओके, और बाहर नहीं है। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इन्होंने हवाला दिया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत हम यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ओपनली रख नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट होगी, सिक्योरिटी के अगेंस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रफेल फाइटर जेट के ऊपर जब केस चल रहा था उसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया था, जो एनआरसी के ऊपर केस चल रहा था उसमें भी इन्होंने सील्ड कवर में ही इंफॉर्मेशन दी थी, बीसीसीआई का रिफॉर्म केस था उसमें, भीमा कोरेगांव केस था उसमें, 2G एंड कोल स्कैम था उसमें, राम जन्मभूमि केस था, इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, BH लोया जी की यहाँ पे डेथ हो गई थी, ये जस्टिस BH लोया जी की, इसमें भी नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनकी बायोपिक बनी थी। इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, मेजोरिटी नहीं, बहुत सारे केसेस आज की डेट में ऐसे हैं जिनमें ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस यूज किया गया है, लेकिन इसका कई सारा क्रिटिसिज्म भी है। इनफैक्ट कई सारे जजेस इसको अच्छा नहीं मानते, ठीक है, जजेस खुद भी। क्यों? देखो कुछ रीजन है। पहला रीजन तो ये कि यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट जाता है। जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसकी भी कुछ ट्रांसपेरेंसी, कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जब ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस आ जाता है तो यहाँ पे किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या फैक्ट्स यूज किए गए, क्या इन्फॉर्मेशन यूज की गई है, ठीक है। तो पब्लिक स्क्रूटनी से बाहर चली जाती है ये चीजें अगर सील्ड कवर में आती हैं तो, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जजेस जो हैं वो आर्बिट्ररी हो सकते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि किस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्होंने ये जजमेंट लिया है, ठीक है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि किस इन्फॉर्मेशन, किस फैक्ट के बेसिस पे ये जजमेंट लिया गया है, तो हो सकता है जजेस आर्बिट्ररी हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, कोई रीजनिंग आप नहीं दे सकते उनके जजमेंट्स के पीछे, उनके डिसीजंस के पीछे। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की जा रही है पब्लिक ऑर्डर में, पब्लिकली कोई इन्फॉर्मेशन अगर सबमिट नहीं की जा रही तो उसके पीछे स्टेट की क्या मंशा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ओपन कोर्ट होता है एक तो, जिसमें आपके जो भी आपने एविडेंसेस, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो ओपनली सभी के पास जाती है, मीडिया में आती है, रिकॉर्ड्स में जाती है, ठीक है। लेकिन दूसरा एक होता है इन कैमरा हायरिंग, ठीक है, इन कैमरा हियरिंग। तो इन कैमरा हियरिंग में क्या होता है, मीडिया तक ये बातचीत नहीं जाती, ओपन नहीं होता है कुछ भी, तो इसका भी तो आप सहारा ले सकते हो, आपको सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस की क्या जरूरत है, ये भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है, इट इज आर्ग्यूड दैट नॉट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सच डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्ट देयर पासेज टू फेयर ट्रायल एंड एडजुडिकेशन। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि जिसको आप सामने वाले को अक्यूज कर रहे हो या जो भी पार्टी, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, उसको तो कम से कम पता होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी ने क्या इन्फॉर्मेशन, क्या डिटेल, क्या रिपोर्ट दी है, ठीक है। तो उसको तभी जब पता चलेगा कि किस बेसिस पे उसको सजा हो रही है, तभी तो वो उसके अगेंस्ट कुछ लड़ाई लड़ सकेगा। तो फ्री ट्रायल तभी तो हो सकेगा जब सामने वाले के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो भी आपको पता है। अगर आपको सामने वाले के आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं पता तो आप किस बेसिस पे लड़ाई लड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक रीजन है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये कोर्ट ये कह रही है, यहाँ पे अभी तक भी जो CJI हैं हमारे, जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, इन दोनों ने ये कहा है कि यहाँ पे ओपन कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी
इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो तो वो आप इन कैमरा हियरिंग्स में भी रख सकते हो, ऐसे कुछ आपको सीक्रेसी की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या है ये हमने समझ लिया। ओके, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट इशू है हमारा, वियरिंग हिजाब इज नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, कर्नाटक हाई कोर्ट सीज। तो देखो ये पूरा जो इशू है ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कब अभी कहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। तो कर्नाटक में क्या हुआ, कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स थे गवर्नमेंट कॉलेज के उडुपी में, इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे हिजाब पहनकर ही क्लास में आएंगे, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स थी, ये स्टूडेंट्स थी, ठीक है, इस उडुपी के कॉलेज की, और इन्होंने बोला कि हम हिजाब पहन के ही कॉलेज में एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये हिजाब के ऊपर इन्होंने, इनको जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको हिजाब पहन के एंट्री नहीं लेने देंगे। तो ये चीज़ और फैल गई, ठीक है, जनवरी में और फैल गई, और पूरे कर्नाटक के मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में ये चीज़ फैलने लग गई, और हर किसी ने बोला कि हम हिजाब पहन के आएंगे, जो स्पेशली जो इस्लाम को फॉलो करती हुई गर्ल्स थी, ठीक है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने फाइनली क्या किया, कुछ गाइडलाइंस इशू करी कि यहाँ पे हम यूनिफॉर्म की गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं कि जो भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे एक यूनिफॉर्म रहेगी, और ये यूनिफॉर्म ऐसी रहनी चाहिए जो सेक्युलर हो, किसी भी तरह के रिलीजियस सिंबल्स इनमें इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो ये गाइडलाइन आई। अब ये गाइडलाइन आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ गर्ल्स थी, ये इस्लाम को फॉलो करने वाली ही कुछ गर्ल्स थी जो हिजाब पहन के जाना चाहती थी कॉलेज और स्कूल में, उन्होंने इसको चैलेंज किया, इन गाइडलाइंस को चैलेंज किया, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बनी, जिसको हम फुल जज बेंच कहते हैं, ठीक है। 3 जजेस की बेंच बनी, इन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। इन्होंने अभी तो स्टे लगा दिया कि आप कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट हिजाब पहन के या सैफरॉन शॉल पहन के या फिर कोई भी रिलीजियस फ्लैग लेकर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकता, ठीक है, अभी के लिए स्टे लगा दिया। उसके बाद 15 मार्च को ये डिसीजन आता है कि हिजाब जो है, हिजाब इज नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस, नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो इसीलिए हिजाब के ऊपर कंप्लीटली बैन लगा दी गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला दिस इज अ सफिशिएंट इंट्रिंसिक मटेरियल विद इन द स्क्रिप्चर्स इटसेल्फ टू सपोर्ट द व्यू दैट वियरिंग हिजाब हैज ओनली बीन रिकमेंडरी इफ एट ऑल इट इज। तो यहाँ पे हिजाब के ऊपर ये कहा गया सॉरी, तो हिजाब के ऊपर ये कहा गया कि देखो हिजाब जो है कोई असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। इस्लाम के स्क्रिप्चर्स खुद ये कहते हैं कि जो हिजाब है इसको सिर्फ एक रिकमेंडरी प्रैक्टिस के फॉर्म में सजेस्ट किया गया है, कोई मैंडेटरी प्रैक्टिस ये नहीं है। तो कुल मिला के हुआ ऐसा था कि कर्नाटक में जो ये पूरा टसल चल रहा था कि यहाँ पे जो इस्लाम को फॉलो करने वाले कुछ स्टूडेंट्स थे एक साइड पे, और दूसरे साइड पे हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले कुछ स्टूडेंट्स थे, और तीसरी साइड पे सेक्युलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे शुरुआत ऐसे हुई कि यहाँ पे कुछ गर्ल्स थी जो इस्लाम को फॉलो करती थी, इन्होंने बोला हम हिजाब पहन के ही आएंगे। हिजाब जो है हमारा आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है, जो हमको फ्रीडम देता है रिलीजन की। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमको ये देता है आर्टिकल 25, साथ में आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें हमारे पास फ्रीडम ऑफ अटायर भी है कि हम क्या पहन के आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 की बात हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने बोला कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, एजुकेशन इटसेल्फ इज हैविंग अ सेक्युलर कैरेक्टर, और इसीलिए हम आपको इस तरह से यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते। ये बातचीत चली रही थी, तब उतने में हिंदू स्टूडेंट्स भी कूद गए बीच में। इन्होंने बोला कि ठीक है अगर ये लोग हिजाब पहन के आएंगे तो हम भी यहाँ पे सैफरॉन शॉल शॉल पहन के आएंगे, ठीक है। तो ये आपस में ये लड़ाई चालू हो गई। तो एक छोटी सी चीज थी, ठीक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड थी, ठीक है, वो बन गई क्या, कम्युनल, वो कम्युनल चीज बन गई, ठीक है। दो कम्युनिटीज के बीच में इतनी लड़ाइयाँ चालू हो गई, और बहुत ज्यादा माहौल खराब हो रहा था कर्नाटक का, पूरे साउथ में ये चीज फैल रही थी, ठीक है। इनफैक्ट नॉर्थ में भी आ रही थी, इलेक्शन वगैरह भी थे, तो इस टाइम पे भी ये भी आ रही थी। अब ऐसे में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बोल दिया कि जो भी ये रिलीजियस, चाहे फिर वो मुस्लिम हो चाहे फिर वो हिंदू हो, जो भी ये रिलीजियस सिंबल्स पहन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आना चाहेगा उनको हम आने नहीं देंगे। आना है तो यूनिफॉर्म पहन कर आओ जो कि सेक्युलर नेचर की है, ठीक है, जिसमें कोई भी रिलीजियस सिंबल्स इंक्लूडेड नहीं है। अगर आना है तो वो पहन के आओ, नहीं तो मत आओ, ठीक है। तो ऐसे में इन स्टूडेंट्स ने बोला कि आप हमारे आर्टिकल 21A को भी अब वायलेट कर रहे हो, आप हमारे राइट टू एजुकेशन को भी छीन रहे हो। पहले आप हमारे आर्टिकल 25 को, फिर आर्टिकल 19 को, अब आप आर्टिकल 21A को भी यहाँ पे हमारे हिंडर कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये जो स्टूडेंट्स हैं चले गए हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने अब बोला है कि कोई आपका राइट यहाँ पे वायलेट नहीं हो रहा है, कुछ वायलेट नहीं हो रहा है, आपको बिल्कुल आप जाना है, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने जाओ, लेकिन रिलीजियस सिंबल्स आप लेकर नहीं जाओगे, क्योंकि जैसा कि स्टूडेंट्स ने कहा था, ठीक है, ये देखो ये हाई कोर्ट को मैं कोट कर रही हूँ, स्टूडेंट्स ने पहले कहा था कि यहाँ पे हिजाब जो है
हिजाब हमारी असेंशियल प्रैक्टिस है और हम अपने इस्लाम की प्रैक्टिसेस को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 25 में इंश्योर्ड है कि हम अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत हिजाब पहनकर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सॉरी सुप्रीम नहीं, हाई कोर्ट ने कहा है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, कि नहीं ऐसा नहीं है, आपका जो हिजाब है ये असेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 की यहाँ पे बात चल रही है कि आपका रिलीजन, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आज भी इंश्योर्ड है। और एक चीज ये कि हर आर्टिकल जो है, हर फंडामेंटल राइट जो है हमारा, ठीक है, हर फंडामेंटल राइट जो है ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है। ठीक है, सैक्रोसैंक्ट नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसको कुछ आप इसको कभी भी सही नहीं कर सकते, बिल्कुल वायलेट वगैरह कभी नहीं कर सकते। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आज भी हैं। ठीक है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, हर हर फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो स्टेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट में यही आया है कि ये जो फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 25, राइट टू रिलीजन वाला, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला, उसमें ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आपको आना है तो आप ये सारे रिलीजियस सिंबल छोड़ के आओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर रिलीजन यू आर फॉलोइंग। ठीक है, सो अब देखो इस चीज के ऊपर सबसे पहली चीज जो हमको रिक्वायर्ड है वो ये है कि हम बाकी दुनिया जैसे बिल्कुल ऐसे कम्युनल ना होते हुए हमको ये समझना है कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिटिकली न्यूट्रल होना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट बनना है तो। ठीक है, और सिविल सर्विस आपसे ये डिमांड भी करती है, आपके आंसर्स में, मेंस वगैरह के आंसर्स में, इंटरव्यू में ये बिल्कुल झलक जाएगा कि आप किस तरह की सोच वाले हैं। ठीक है, इसीलिए अभी से अपने अंदर ये इनकलकेट करो, थोड़ा सा टॉलरेंस इनकलकेट करो। ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकली न्यूट्रल आप इनकलकेट करो अपने आप को। और सबसे बड़ा जो आपके पीछे बिलीफ सिस्टम होना चाहिए वो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आपके जो रिलीजन है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, उससे भी बड़ा आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे, आप एक आईएएस अधिकारी बन जाओगे, तो आपको यहाँ पे हर तरह की जनता से डील करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर रिलीजन दे बिलोंग टू। ठीक है, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, आपको उनसे डील करना पड़ेगा। और उसके लिए आपके पास एक ही लॉ रहेगा, एक ही बिलीफ सिस्टम रहेगा, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी से ये चीजें आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी अपने अंदर। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स की मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल 25 की हम बात करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 25, कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तो यहाँ पे कहा गया है, ऑल पर्संस आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन। तो आपके पास, हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, रिलीजन को प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की और प्रोपोगेट करने की फ्रीडम है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में क्या आता है? इनर फ्रीडम आती है कि आप किस गॉड को मानना चाहते हो, किस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो, किस क्रिएचर में कैसा बिलीफ है आपको, किस डीटी में आप मानते हो, ये सब आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। आपकी मर्जी, आपको जो फॉलो करना है करो। ठीक है, दूसरा है राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस में ये है कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स को डिक्लेयर कर सकते हो और अपने फेथ को ओपनली और फ्रीली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज राइट टू प्रैक्टिस। तो राइट टू प्रैक्टिस में क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह की वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप सामने वाले को हार्म नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारी फ्रीडम है। उसके बाद राइट टू प्रोपोगेट। तो राइट टू प्रोपोगेट में क्या है कि आप यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हो, अपना प्रमोशन कर सकते हो अपने रिलीजियस बिलीव्स का। लेकिन यहाँ पे राइट टू प्रोपोगेट आपको ये फ्रीडम नहीं दे सकता कि आप जबरदस्ती किसी सामने वाले को भी कन्वर्ट कर लो अपने रिलीजन में। तो आपके पास राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन नहीं है इस राइट टू प्रोपोगेट के अंतर्गत। ठीक है, और आर्टिकल 25 जो है वो सभी रिलीजियस बिलीव्स और रिलीजियस प्रैक्टिस, रिचुअल्स को भी फॉलो करने की आपको आज़ादी देता है। तो इसी का हवाला देते हुए जो स्टूडेंट्स थे, मुस्लिम स्टूडेंट्स, वो कह रहे थे कि हमको यहाँ पे इसलिए हिजाब फॉलो करने दिया जाए। अब ऐसे में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो इसके भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और इसके अंतर्गत हम आपको उसको फॉलो करने से एटलीस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रोक सकते हैं। आर्टिकल 26 बोलता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो यहाँ पे हर रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो यहाँ पे उसको कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे कि अपना इंस्टीट्यूशन, वो यहाँ पे जो भी रिलीजियस हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उसको मेंटेन और इस्टेब्लिश करने का हक है उनको। जो भी उनके पर्सनल अफेयर हैं रिलीजन से लेके, उसको यहाँ पे मेंटेन करने का इनके पास पावर है। उसके बाद जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये ओन या अक्वायर कर सकते हैं रिलीजियस ट्रस्ट के फॉर्म में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में। साथ में ये कुछ भी प्रॉपर्टी को यहाँ पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो लॉ के अकॉर्डेंस में यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है इनके पास रिलीजन के नाम पे उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ और प्रमोशन ऑफ रिलीजन। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन को या फिर रिलीजन को प्रमोट करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उनको कोई टैक्सेस पे करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। स्टेट जो है
उनके ऊपर अपनी पब्लिक मनी यहाँ पे स्पेंड करने के लिए बोल नहीं सकता। स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए यहाँ पे जो कलेक्टेड टैक्स है उसकी मनी यहाँ पे गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो खर्च नहीं कर सकता किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। दूसरी चीज, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट है वो प्रोहिबिट कर सकता है, किसी भी एक स्टेट यहाँ पे प्रोहिबिटेड है कि आप किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करोगे दूसरे के ऊपर। और यहाँ पे आप जो प्रोहिबिट ओनली लेवी ऑफ टैक्स नॉट ऑफ फी। तो यहाँ पे आपको स्टेट को ये प्रोहिबिट किया गया है कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से टैक्स नहीं ले सकते। ठीक है, अगर वो चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन आप उनको मैंडेटरी नहीं कर सकते कि आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ फी आप उनसे जरूर ले सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज ये कि फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फॉलो नहीं किया जाएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो केस है हिजाब वाला, इसमें देखो हमको ये समझना पड़ेगा, एक तो हमारा प्रियम्बल खुद बोलता है कि हम सेक्युलर कैरेक्टर के हैं। ठीक है, आजकल क्या हो गया है ना, एक नोशन बन गया है, सेक्युलर को एक नेगेटिव नोशन में देखा जा रहा है, नेगेटिव वर्ड मान लिया गया है। लेकिन अगर आप वाइजली सोचो तो सेक्युलर कोई गलत चीज नहीं है, सेक्युलर होना एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, यहाँ पे आप हमारे यहाँ पे सेक्युलर का मतलब अलग है। ठीक है, वेस्ट में सेक्युलर का मतलब है कि मुझे किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, लेकिन इंडिया में इसका एक पॉजिटिव नोशन है। इंडिया में सेक्युलर का मतलब है कि आप हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, हालांकि आप अपने रिलीजन में अपना प्राउड मानते हो, आप अपने कल्चर में अपना प्राउड मानते हो। ठीक है, लेकिन आप दूसरे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट। ओके, तो यहाँ पे सेक्युलर होना इज अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्युलर कैरेक्टर प्रियम्बल में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी होना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है थ्रू दिस आर्टिकल कि यहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज के पास ये पावर है कि अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये चला सकते हैं। ठीक है, उसके लिए इनको स्टेट से ग्रांट भी मिल जाएगा अकॉर्डिंगली। लेकिन ये जो सारे आर्टिकल्स है 25 से लेकर 29 तक के, इस पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। काय काय के हैं? पब्लिक ऑर्डर के हैं, मोरालिटी के हैं, हेल्थ के हैं, और अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। अब इसी को देखते हुए यहाँ पे जो हाईकोर्ट है उन्होंने बोला कि इन्हीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते, ना ही कोई और रिलीजियस सिंबल लेकर जा सकते हो। ऐसा नहीं कि हिजाब नहीं पहन के जा सकते, सैफरन शॉल पहन के जा सकते हो, सैफरन शॉल भी पहन के नहीं जा सकते। ठीक है, The state is permitted to regulate or restrict any economic, financial, political और other secular activity associated with the religious practice। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि हमारा वेस्ट में क्या होता है कि स्टेट बिल्कुल ही इंटरफेयर नहीं करता है, स्टेट बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, रिलीजन से, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर कर सकता है जहाँ पे भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड है रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ, और अगर वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को लेकर है स्टेट की, तो यहाँ पे स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है। ओके, अब देखो किस तरह से हम यहाँ पे बॉर्डर बनाए कि कौन सी चीज में स्टेट इंटरफेयर करे, कौन सी चीज में जुडिशरी इंटरफेयर करे, कौन सी चीज में नहीं करे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, आप तो आ जाओगे ऐसा बोल दोगे कि ये हमारा रिलीजन का मैटर है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले। तो ऐसे में जुडिशरी कैसे डिसाइड करे कि हमको इंटरफेयर करना है या नहीं करना है, इसके लिए एक डॉक्ट्रीन बनाई गई जिसका नाम है एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रीन। 1954 में शिरेर मठ केस से आई थी, शिरेर मठ केस में ये असेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन आई थी। इसमें बेसिकली ये कहा गया कि हर रिलीजन के हिसाब से हम देखेंगे, उसके स्क्रिप्चर्स वगैरह को पढ़ेंगे, समझेंगे, और देखेंगे कि क्या इस रिलीजन में ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस असेंशियल प्रैक्टिस है, क्या इस प्रैक्टिस के बिना इस जो रिलीजन है उसका यहाँ पे गुजारा नहीं हो सकता, क्या उस असेंशियल प्रैक्टिस के बिना उस रिलीजन में कुछ चीज़ें ऐसी है जो मिस आउट हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें देख के उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2004 में भी सेम चीज़ हुई थी, आनंद मार्ग सेक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आनंद मार्ग सेक्ट वाले हैं ये तांडव डांस करते हैं पब्लिक स्ट्रीट पे, ये इनका असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसके लिए इनके पास फंडामेंटल राइट नहीं है। कि ऐसा नहीं कि आपका सेक्ट जो है वो बिल्कुल अपनी इंपॉर्टेंस खो देगा अगर आप तांडव डांस करना बंद कर दोगे तो। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट आपका, इसलिए इसको नहीं दिया गया। ठीक है, 2016 में सेम चीज हुई थी, यहाँ पे 3 जज बेंच आई थी सुप्रीम कोर्ट की, अपहेल्ड द डिस्चार्ज ऑफ मुस्लिम एयरमैन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स फॉर कीपिंग अ बियर्ड। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे मुस्लिम एयरमैन जो है वो बियर्ड रख सकते हैं। फिर सबरीमाला केस आया 2018 में, इसमें ये बोला गया था कि, तो सबरीमाला केस में ये कहा गया था कि जो विमेन है, मेंस्ट्रुएटिंग एज की जो विमेन है, उनको आप यहाँ पे लॉर्ड अयप्पा
के जो टेम्पल है, सैंक्टम सेंक्टोरियम है, वहां पे जाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि इन विमेन को रोकना आपकी असेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए विमेन के पास ये आज़ादी थी कि वो भी जा सकती हैं, पूजा कर सकती है मंदिर में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये यूज़ किया है, और अब हिजाब कंट्रोवर्सी में भी ये चीज़ यूज़ की गई है कि देखो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियल प्रैक्टिस यूज़ करते हुए इसके अंतर्गत ये बताया गया कि हिजाब इज नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस, इसीलिए अब यहाँ पे आर्टिकल 25 का इशू नहीं बचता है। आर्टिकल 25 में हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, हम आपको रोक सकते हैं। आर्टिकल 19 का केस नहीं बचता है। आर्टिकल 19 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, तो यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जो बोल रहे थे हिजाब असेंशियल प्रैक्टिस है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने चेक कर लिया है, हिजाब इज नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस। हाँ, इस्लाम में ये ज़रूर बोला गया है कि ये रिकमेंडेड है, अगर विमेन चाहे तो वो इसको हिजाब को यूज़ कर सकती हैं अपने चेहरे को हाइड करने के लिए, और ये सारी चीज़ें बोली गई है, लेकिन ये एक असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा केस था। अच्छा, अब ये भी है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाके वो इसके ऊपर वापस से पिटीशन लगा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेल्स विल राइज 10 टाइम्स बाय 2022 एंड। तो गडकरी जी, जो कि हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा है कि डाटा कुछ बताया इन्होंने, और ये कहा है कि 2022 के एंड तक 10 टाइम्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स बढ़ जाएगी, और इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है काफ़ी सस्ती हो जाएगी, चीप हो जाएगी, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़ी महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा उतना डेवलप नहीं है, लेकिन 2022 तक इन्होंने इंश्योर किया है कि चीप भी होगी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम अवेल करवाएंगे। तो अगर इन्होंने डाटा का देखें थोड़ा सा, तो 2019-20 के हिसाब से 2021 का देखें तो लगभग 422% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और इसमें भी इलेक्ट्रिक बसेस जो है काफ़ी अच्छी बिक रही हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें कही गई है कि अभी आज की डेट में हम लगभग 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, किसके लिए? ऑयल के इंपोर्ट के लिए, ठीक है। तो हमारा इतना फॉरेन एक्सचेंज जो है खर्च होता है ऑयल के इंपोर्ट में। हो सकता है आगे जाके, आगे जाते जाते हम 25 लाख करोड़ पे भी आ जाए, इतना हमको इंपोर्ट करना पड़े ऑयल। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाएगी फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर ऑयल को लेकर, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी सिर्फ इसमें ही चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ ऑयल खरीदने में ही फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा, तो हम कैसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, ठीक है, कैसे हम वर्ल्ड पावर बनेंगे। तो इसीलिए एक तो इस चीज़ को रोकने के लिए, दूसरी एनवायरमेंट को सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ जुड़ी हुई, ठीक है। तीसरी चीज़, हमने क्लाइमेट चेंज को रोकने का यहाँ पे प्रण लिया हुआ है, ठीक है। अभी हम गए थे ना, हमारे मोदी जी गए थे COP26 में, हमने डिसाइड किया पंचामृत टारगेट, है ना, पंचामृत टारगेट सेट करे थे। कौन कौन से पंचामृत टारगेट, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड की थी। तो ऐसे में यहाँ पे गडकरी जी ने कहा है इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। और इन्होंने हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल की, बायो CNG, बायो डीजल की भी बात की गई है, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन भी इंपॉर्टेंट फ्यूल है हमारे लिए, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो डीजल, ये सब भी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखो, पॉल्यूशन वाइज देखें तो एयर क्वालिटी को बेटर करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड नहीं है, और फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली एयर क्वालिटी खराब नहीं होगी। अब हमको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने बोला है कि इंडिया की 6 सिटीज़ ऐसी हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड हैं, ठीक है, जो टॉप 100 पॉल्यूटेड सिटीज़ है ना, उसमें आती है। तो इन सिटीज़ में तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग दिल्ली में रहते होंगे, दिल्ली के आसपास रहते होंगे, उनको पता होगा कि कितना पॉल्यूशन है। लोगों को डॉक्टर्स ने बाहर जाने तक के लिए मना कर दिया कि आप बाहर मत जाओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, तो आप बाहर ही मत जाओ, ठीक है, घर से बाहर ही मत निकलो। मतलब सोचो, इस तरह की सिचुएशन है। ऐसे में एयर क्वालिटी को हमको इम्प्रूव करना है, नॉइस पोल्यूशन को रोकना है, ठीक है। और उसके साथ आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बिना किसी आवाज़ के चलती हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं फील ही नहीं आ रहा है गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉइज पोल्यूशन का भी इशू है, और ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो भी कम होता है। लेकिन देखो, ये सारी चीज़ें अच्छी है, इसके एडाप्टेबिलिटी में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये सारी चीज़ें एक बार अडाप्ट कर ली ना हमने, तो हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इकोनॉमी वाइज एक तो कॉस्ट कम है इनका, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी इन्हांस कर रही है ये, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी कैसे कि एक तो हमारे पास, हमको ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा इतना, हमारे देश में ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है, और उसके थ्रू ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला रहे हैं। और एक नया सेक्टर है, इसीलिए जॉब्स का भी काफ़ी यहाँ पे स्कोप है। ई व्हीकल ड्राइवर्स के फॉर्म में, चार्जिंग स्टेशन में, इन सब जगहों पे काफ़ी अच्छा रोल निभा सकती है ये जो सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन एक इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, सो दैट हम अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह कम कर सकें। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको हर जगह इंस्टॉल करना पड़ेगा, और साथ में रीयूज़ रिसाइकलिंग की तरफ भी हमको ध्यान देना है, बैटरीज की रीयूज़ रिसाइकलिंग की तरफ। साथ में
यहाँ पे पॉल्यूशन जो है, अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हमको इको फ्रेंडली तरीकों से बनाना है। ऐसा नहीं कि फिर हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं, कोल के थ्रू पावर जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं करना है, हमको सोलर पावर, विंड पावर, इन सब चीज़ों का यूज़ करना है इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, सो दैट हम जो भी यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें उससे पॉल्यूशन कम से कम हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहला है नेशनल ई मोबिलिटी मिशन प्लान, ठीक है, 2020 का। ये नेशनल ई मोबिलिटी प्रोग्राम भी है, ठीक है। अच्छा, नेशनल ई मोबिलिटी प्रोग्राम जो है ये एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी ये है, ठीक है। इसमें बोला गया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको एनकरेज करेंगे, प्रोक्योरिंग उसकी जो है जो बाय करने वाली जो चीज़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ाएंगे। ये बोला गया कि 6 से 7 मिलियन ई व्हीकल्स को हमको ऑन रोड लाना है बाय 2020। दूसरी चीज़ है कि लगभग 30% ई मोबिलिटी हो गई 2030 तक। मतलब जो 2030 तक जितनी भी व्हीकल्स होंगी रोड पे उसमें से 30% होनी चाहिए ई व्हीकल्स, ठीक है। उसके अलावा ऑटोमोटिव मिशन प्लान भी बनाया गया। एक स्कीम है बहुत फेमस सी, फेम इंडिया, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनिशिएटिव में भी इंडिया एक मेंबर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एट 30 कैंपेन हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया है, जिसमें हमने बोला है कि 2030 तक 30% जितनी भी व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक होंगी, ठीक है। तो ये 3 इनिशिएटिव हैं जिसको आप कोट कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल एट 30, इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव, फेम इंडिया और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ओके, आगे बात करते हैं। पेटेंट राइट्स ऑन कोविड-19 जैब्स में बी वेव्ड। तो देखो पूरा इशू क्या है समझते हैं। सबसे पहले समझो पेटेंट क्या होता है। पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। देखो, पेटेंट रिप्रेजेंट्स अ पावरफुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इज एन एक्सक्लूसिव मोनोपोली ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर फॉर अ लिमिटेड प्री स्पेसिफाइड टाइम। It provides an enforceable legal right to prevent others from copying the invention। तो देखो बेसिकली क्या होता है। मान लो मैं एक पर्सन हूँ, ये ठीक है, मैंने एक कोविड की वैक्सीन की खोज करी, डिस्कवरी करी, मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत डेवलपमेंट किया और उसके बाद ये कोविड वैक्सीन मैंने खोजी। इसमें मेरा बहुत खर्चा हुआ, ठीक है। तो मेरा ये जो है कुछ एक्सपेंडिचर भी हुआ है इसको लेकर, और जो मेरा दिमाग यूज हुआ वो सब भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोविड वैक्सीन, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है ना। जैसे कोई हमने मान लो कोई लैंड खरीदा, वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। वैसे कोविड वैक्सीन जो मैंने डेवलप करी, डिस्कवर करी, अपना दिमाग लगाया, अपना पैसा लगाया, इसके लिए ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इसके लिए मैं जाऊंगी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को मैं बोलूंगी कि मैंने कोविड वैक्सीन बनाई है, मैं आपको ये दूंगी, मैं मार्केट में ही उतारूंगी, लेकिन उसके बदले आप मुझे एक यहाँ पे पेटेंट दो। इसका पेटेंट यानी कि कोई भी मेरे इस करे हुए काम को, मेरे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मैंने जो इतना दिमाग लगाया, इतना पैसा खर्च किया, कोई भी इसको कॉपी कर ना कर ले, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक स्पेसिफाइड समय के लिए ये इसका पेटेंट चाहिए, जो मुझे प्रोटेक्शन देगा कि इस कोविड वैक्सीन को सिर्फ मैं यहाँ पे डेवलप कर सकता हूँ और कोई यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पेटेंट ये होता है, ठीक है। मतलब आपका मोनोपोली हो गई कुछ समय के लिए कि सिर्फ आप ही इसको डिस्कवर, आपने क्योंकि डिस्कवर किया, आपने दिमाग लगाया, आपने पैसा खर्च किया, तो आप ही इसको सिर्फ यहाँ पे बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट के ऊपर भी लगता है और प्रोसेस के ऊपर भी लग सकता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में यह इनिशियली सिर्फ प्रोडक्ट पे लगता था, धीरे धीरे प्रोसेस पे आया। प्रोसेस पे आया तो यहाँ पे बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये गलत है, प्रोसेस के ऊपर आप नहीं ले जा सकते। तो वापस से हम कुछ चीज़ों में सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर हमारे यहाँ पे लगता है, वैसे मेजोरिटी केसेस में प्रोसेस के ऊपर भी यहाँ पे पेटेंट मिलता है। तो प्रोसेस में क्या मिलता है, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर कैसे मिलता है कि आपने कोई चीज़ बनाई, जैसे मैंने कोविड वैक्सीन बनाई, तो इस वैक्सीन को और कोई डेवलप नहीं कर सकता, ये प्रोडक्ट पेटेंट हुआ। प्रोसेस पेटेंट क्या होता है कि इस कोविड वैक्सीन को कोई बना तो सकता है लेकिन सेम प्रोसेस फॉलो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे कंट्रीज का कहना था, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनका कहना था कि देखो आपने प्रोसेस पेटेंट जो लगाया है उसमें आप क्या करते हो कि हमने ये इतनी बड़ी कोई ड्रग बनाया, इतनी मेहनत करके आपने उसका थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मुलेशन चेंज किया, प्रोसेस चेंज किया, फिर आपने ये ड्रग को अपने तरफ से भी यहाँ पे बना लिया, तो ये गलत कर रहे हो आप। तो इसीलिए यहाँ पे वापस से इंडिया को प्रोडक्ट पेटेंट पे आना पड़ा था फॉर फार्मास्यूटिकल, केमिकल एंड बायोटेक सेक्टर, ठीक है। तो ये तो बात करी हमने पेटेंट रिजाइम की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोविड आया, ठीक है। कोविड में क्या हो रहा था कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जो थी, जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, ठीक है, ये जो कंपनीज थी ये क्या कर रही थी, ये कोविड वैक्सीन डेवलप कर रही थी धीरे धीरे, ठीक है। अब इन लोगों ने बोला कि हमको यहाँ पे चाहिए पेटेंट
ठीक है, हम पेटेंट लेके ही इन वैक्सीन को जनरेट करेंगे। तो उन्होंने लिया पेटेंट। पेटेंट लेने के बाद क्या किया इन्होंने, अपनी वैक्सीन जो थी बहुत बड़े बड़े दामों में हाई प्राइजेस पे बेचना शुरू करी। ठीक है, अब ऐसे में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी, बहुत सारे कंट्री के लोग ऐसे थे जो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज ने बोला, इन दोनों कंट्रीज ने, स्पेशली ये दो कंट्रीज ही गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास। इन्होंने बोला कि देखो भाई, हमारी जो कंट्रीज है हम इनको इतनी बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े प्राइजेस पे वैक्सीन नहीं खरीद सकते, हमारी इतनी जनता है, हम कैसे कवर करेंगे। तो आप हमको थोड़े टाइम के लिए पेटेंट वेवर दो। पेटेंट वेवर का मतलब क्या है कि आप हमको थोड़े टाइम के लिए, जब जब तक कोविड चल रहा है तब तक ये छूट दो कि हम इनके जो चीज़ें हैं, इनकी जो ये वैक्सीन बना रहे हैं, इनको हम कॉपी कर सकें। आप हमको इनसे प्रोसेस पता कर लगवा दो, हम ये कॉपी करेंगे सिर्फ तब तक के लिए जब तक कोविड चल रहा है, सभी को वैक्सीन मिल जाए। उसके बाद इनके पास रखेंगे अपनी टेक्नोलॉजी, अपना प्रोडक्ट अपने पास रखें, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पेटेंट वेवर कहा, डब्ल्यूटीओ को पास गए इंडिया और साउथ अफ्रीका। इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है जिसका नाम है ट्रिप्स। ये क्या है, एक एग्रीमेंट काइंड ऑफ है, ट्रीटी काइंड ऑफ है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट की को यहाँ पे बोला गया कि इसके अंतर्गत हमको वेवर दो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इंडिया और साउथ अफ्रीका ने बोली। उस टाइम पे तो कोई भी साथ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेजोरिटी कंट्रीज जो थी वो यूएस में, ईयू में स्टैब्लिश्ड थी। तो ये दोनों कंट्रीज तो एकदम ही मना कर रहे थे कि नहीं, हमको तो बिल्कुल ही नहीं, हम इससे राजी हैं, क्योंकि फिर हमारी कंट्रीज कमाएंगी कैसे, अगर हम आपको दे देंगे टेक्नोलॉजी तो हम कमाएंगे कैसे, हमारा प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, यूएस आ गया। जब जैसे जैसे कोविड जाने लगा, वैसे वैसे यूएस ने बोला कि हाँ हाँ, नहीं, सही बात कर रहे हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका, हमको ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, हमको यहाँ पे छोड़ देना चाहिए ये पेटेंट। ठीक है, तो तब हुआ। अब ईयू भी बोल रहा है कि चलो ठीक है, हम भी मानते हैं। अब देखो थोड़ा सा टाइम समझो, कोविड जब जा चुका है, 3 वेव्स जा चुकी हैं, मरना था जिनको मर गए। ठीक है, जिनकी जान जानी थी वो चली गई, जिनको यहाँ पे सफर करना था वो कर लिए। ठीक है, अब मैक्सिमम देशों ने वैक्सीन लगा दी। हमारे देश में आपको पता है 12 to 14 एज वाले ग्रुप को भी हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, बूस्टर डोसेज आ चुके हैं। अब तुम बोल रहे हो कि हम यहाँ पे ला रहे हैं पेटेंट वेवर, लेकिन लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम वैक्सीन के ऊपर लाएंगे, ड्रग्स के ऊपर नहीं ला रहे। तो अब समझो बात को, जो हमारी थर्ड वेव चली गई। ठीक है, थर्ड वेव तक भी चलो मान लो, थर्ड वेव में भी हमको वैक्सीन की जरूरत थी। अब तो हमारे पास उतनी वैक्सीन की जरूरत हमको है नहीं, किसी भी कंट्री को आप देख लो, बहुत कम को छोड़ के मैक्सिमम कंट्रीज को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है कि अगर आगे कोविड आता है तो हमको अच्छे ड्रग्स चाहिए, अच्छे थेरापेटिक्स चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में आप दोनों पेटेंट देना ही है। तो अगर आपको एक्चुअल में लग रहा है तो आप सिर्फ वैक्सीन के ऊपर बोल रहे हो, जो कि मैक्सिमम कंट्रीज लगा चुकी हैं। तो अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने बोला है, देखो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हाँ ठीक है, हम भी साथ देते हैं इस पेटेंट वेवर का। तो हम भी यहाँ पे आपको यहाँ पे पेटेंट वेवर दे देंगे, लेकिन सिर्फ वैक्सीन के लिए। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आपको समझा दिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। सुनामी अलर्ट आफ्टर स्ट्रॉन्ग क्वेक हिट्स जापान। तो देखो जापान कहाँ है, लोकेशन देखो पहले तो, ये है हमारा पूरा वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये देखो, ये वाला पोर्शन है एशिया का, एशिया में ये है हमारा भारत। ठीक है, भारत के साइड में यहाँ पे देखो ये है जापान। ठीक है, ये है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक में ओशन में पड़ता है ये जापान। याद रखना, जो ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पे देखो ये है 0 डिग्री। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये है 0 डिग्री। यहाँ पे इक्वेटर के बहुत ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास नहीं होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर लाई करता है जापान। ओके, अब दूसरी साइड ये देखो, यहाँ पे ये जापान है। जापान के 4 आइलैंड हैं, इसका नाम याद रखना। सबसे ऊपर है होकाइडो, फिर है होंशु, फिर है शिकोकू और फिर है क्यूशु। ये 4 आइलैंड ग्रुप्स है, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, मैपिंग के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साइड में यहाँ पे है सी ऑफ जापान, यहाँ पे है पैसिफिक ओशन। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना है इसकी लोकेशन। हुआ क्या है कि यहाँ पे 7.3 मैग्नीट्यूड, 7.3 जो है 7.3 रिक्टर का मैग्नीट्यूड का क्वैक आया है, अर्थक्वैक आया है यहाँ पे सी के अंतर्गत, ईस्टर्न जापान में, लगभग इस साइड पे यहाँ पे ये अर्थक्वेक आया है। और हो सकता है कि इसके कारण सुनामी आ जाए, तो सुनामी अलर्ट यहाँ पे जनरेट किया गया है जापान में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस रीजन जो है ना, इस रीजन में यहाँ पे हो सकता है सुनामी आ जाए। ठीक है, तो सुनामी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए जानना, सुनामी कैसे आती है। तो देखो पूरी तरह से ये टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। कैसे होती है ये, मान लो ये है ओशन। ठीक है, ये है ओशन, ये मान लो ईस्ट सी है, ईस्ट जापान वाली सी है। ठीक है, जापान सी है, सी ऑफ जापान जो है। और यहाँ पे आता है जापान का लैंड एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको पता है जो अर्थ है, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो इस तरह से प्लेट्स में टूटा हुआ है, ऐसे प्लेट्स में बटा हुआ है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसमें ये प्लेट्स में बटा हुआ है। अब क्या होता है, ये दोनों प्लेट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, कभी पास में आती हैं, कभी दूर जाते हैं, कभी आपस में इस तरह से टकराते हैं, होता रहता है ये इंटरेक्शन। अब ये प्लेट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मान लो ये इंटरेक्शन इस तरह से हुआ कि यहाँ पे प्लेट्स में कुछ डिस्ट्रप्शन हुआ। ठीक है, कुछ डिस्ट्रप्शन हुआ जिसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक अपथ्रस्ट आया। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जब भी प्लेट्स में कुछ एकदम सडन मूवमेंट होता है उसके कारण आता है अर्थक्वेक।
ठीक है। ये अर्थक्वेक आया अंडर द सी। अब इसके कारण क्या हुआ, एनर्जी, मैसिव एनर्जी जनरेट हुई, मैसिव एनर्जी यहाँ पे इरप्ट हुई। अब ये इरप्ट होने के कारण क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे एक वेव जनरेट हुई, बिल्ड हुई वेव, ठीक है। एक इम्पल्स बिल्ड हुआ सरफेस पे सी की, ठीक है। अब ये जो इम्पल्स था ये धीरे धीरे ट्रेवल करने लगा वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। ये वेव्स के फॉर्म में इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। जैसे जैसे ये शोर पे पहुंच रहा है, देखो ये यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेवल कर चुका है ये वेव, वाटर के फॉर्म में और एनर्जी के फॉर्म में। ये इस तरह से जो वेव हैं जा रही हैं, और ये देखो ये रोटेटिंग मोशन आपको दिख रहा होगा, ये रोटेटिंग मोशन जो है इनका वाटर जो पार्टिकल्स हैं उनका ये रोटेटिंग मोशन है। धीरे धीरे ये लैंड की तरफ अप्रोच करते हैं। लैंड की तरफ अप्रोच करते करते इनकी वेलोसिटी कम होती जाती है, ठीक है। वेलोसिटी कम होती जाती है, लेकिन देखो अब क्या है, यहाँ पे एनर्जी, देखो एनर्जी उतनी ही है लेकिन सरफेस जो है इनको कम मिल रहा है। अब क्योंकि सरफेस कम मिल रहा है तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड या हाइट जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड या हाइट जो है इन वेव्स की बढ़ती जाती है, और इस तरह से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये इतनी बड़ी बड़ी सुनामी वेव्स बन जाती हैं। तो वेवलेंथ इनकी कंप्रेस होती जाती है, ठीक है। वेवलेंथ कंप्रेस होती जाती है और इसीलिए इनकी हाइट बढ़ती जाती है, ओके। और यहाँ पे जाइंट वेव्स के फॉर्म में ये बनती हैं और धीरे धीरे इस तरह से सुनामी आती है, ये इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती हैं। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, तब इनकी हाइट थी कम, ठीक है। यहाँ तक आते आते हाइट बढ़ गई, वेवलेंथ इस टाइम पे ज़्यादा थी, ठीक है। वेवलेंथ यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे वेवलेंथ कम हो गई, और साथ में वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, जहाँ पे अर्थक्वेक आया था वेलोसिटी यहाँ पे कम हो गई, ठीक है। समझ गए। तो ये इस तरह से आती है, देखो यहाँ पे जैसे जैसे इस तरफ जा रही है वेलोसिटी कम हो रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये देखो ये पीक आ रहा है, ये अंदर क्या होता है, ये रोटेशन होता है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको वेलोसिटी ये समझाया कि सुनामी आती कैसे है, ठीक है। तो व्हेन द वेव्स मीट द सी बेड, वाटर एट द बेस ऑफ द वेव ट्रेवल स्लोअर देन द वाटर अबव। तो जो वाटर ऊपर है वो यहाँ पे स्लो मूव करता है देन द वाटर हियर, ठीक है। और इसके कारण ये जो हाइट है वो बढ़ती जाती है और इस तरह से सुनामी आती है, ओके। अच्छा एक चीज और कि 2004 में सुनामी आ चुकी है, और जापान जो है ना इस बेल्ट में है, एक जो बेल्ट है पैसिफिक ओशन के आसपास वाला, वो काफी टेक्टोनिकली एक्टिव बेल्ट है, ठीक है। टेक्टोनिकली एक्टिव बेल्ट है, यहाँ पे काफी अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, और अर्थक्वेक ही एक कारण बनता है सुनामी का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो जापान है काफी ज्यादा प्रोन है सुनामी और अर्थक्वेक से, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, एन एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च। तो कल का आर्टिकल है, बेसिकली इसमें बताया गया है कि जिस दिन हमारे इलेक्शन थे ना उस दिन क्या हुआ, शाम के टाइम पे एक मिसाइल गलती से हमने छोड़ दी पाकिस्तान के ऊपर। तो सोचो, एक समय था जब हमको दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ता था कि भैया ये मिसाइल दे दो, वो मिसाइल दे दो, हमको बचा लो, पाकिस्तान आ रहा है, रशिया आ रहा है, ठीक है। ऐसे टाइम पे हमारी पाकिस्तान आ रहा है, यूएस आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे हमारी रशिया ने मदद करी थी, ठीक है। याद है आपको इंडो पाक वॉर के टाइम पे यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन हो गया था कि ये मान लो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान था, ठीक है। इंडिया इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या किया, यूएस से मदद ली, और यूएस को यहाँ से यूएस की जो एक वॉरशिप थी वो यहाँ से ऐसे आ रही थी, मिसाइल सिस्टम आ रहा था। ऐसे में इंडिया ने जो है रातों रात रशिया के साथ डील की थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी, और रशिया रातों रात आ गया यहाँ पे बीच में, ठीक है। और रशिया यहाँ पे आके खड़ा हो गया कि आओ भाई पार करना है करो, पर मुझसे होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक समय था जब इंडिया इस तरह से डिपेंडेंट था दूसरी कंट्रीज के ऊपर, लेकिन आज ऐसी नौबत आई है, मतलब ऐसी एक अच्छा, आप उसको एक फॉर्चुनेट समय मान सकते हो जहां हमसे गलती से बटन दब जाता है और मिसाइल जाके लॉन्च हो जाती है। तो चलो चलो फनी पार्ट असाइड, लेकिन एक चीज ये है कि एक्सीडेंटली ये मिसाइल लॉन्च हो गया। जिस दिन इलेक्शन था शाम को 7 बजे क्या हुआ, इलेक्शन रिजल्ट वाला दिन था, ठीक है। 7 बजे क्या हुआ कि पाकिस्तान में एक मिसाइल लॉन्च हो गई, ठीक है, और 3 मिनट तक पाकिस्तान में रही, और पाकिस्तान के किसी किसी एरिया में जाके ये गिर गई, ठीक है। तो वहां से पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया को बताया कि भैया तुम्हारी मिसाइल आ गई है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्टिकल एक्शन इन्होंने शुरू किया, और इन्होंने बोला हमने एसओपी शुरू कर दी है। तो पहले क्या हुआ, पाकिस्तान वाले बहुत डर गए कि अरे इन्होंने अटैक तो नहीं कर दिया, वॉर तो नहीं कर दी, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, तो इन्होंने क्यों ऐसा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हुई थी। बाद में इंडिया को उसके बाद पता चला कि अच्छा ऐसा हो गया है, तो इट वाज अ काइंड ऑफ फनी इंसिडेंट। उस पर ट्विटर में भी काफी ट्वीट चल रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हुई थी। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये हुई कि किसी भी चीज को यहाँ पे किसी भी सिविलियन वगैरह को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान के, ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उनका कहना ये था कि जब यहाँ से लॉन्च हुई ना जैसे ही, तो यहाँ पे 40,000 फीट से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक हम इसको ट्रेस कर रहे थे। लेकिन एक देखो ये चीज देखो कि ये ट्रेस कर रहे थे फिर भी रोक नहीं पाए, ठीक है। ये तो हमने ऐसी हवा में उड़ा दी, गलती से उड़ गई, तो भी ये रोक नहीं पाए। अगर असली में उड़ा दें तो क्या कर पाएंगे ये, ठीक है। तो बातें अलग होती है बातें करने के लिए, लेकिन
असल में कुछ कर नहीं पाई है, अगर हमसे गलती से भी गिर गई तो भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हुई है। अब यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि देखो एग्जैक्ट कॉस्ट तो अभी डिटरमाइन नहीं हुआ है, लेकिन ये लग रहा है कि जो थोड़ी बहुत यहाँ पे हैंडल वगैरह करने में थोड़ी बहुत ये दिक्कत हो गई है, मेंटेन और इंस्पेक्शन करने का रूटीन था उसमें गलती से ये रिलीज हो गई, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज है, मतलब इतना बड़ा एरर नहीं है। और हमारे पास हमारे जो भी आर्म्ड फोर्सेज हैं काफी ट्रेंड है, हमारी सेफ्टी प्रोसीजर्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रोटोकॉल्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं, हाईएस्ट ऑर्डर के हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको देख लेंगे जो भी प्रॉब्लम हुई है। और बाकी इन्होंने बोला है कि हम एसओपी जनरेट कर रहे हैं, इंक्वायरी की कि ये कैसे हो गई दिक्कत, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने ही डायरेक्टली नहीं बताया कि कौन सी मिसाइल थी ये। पाकिस्तान ने हालांकि ट्रेड्स बताए हैं कि इस तरह की मिसाइल थी। तो ये जो ट्रेड्स बताए हैं उससे लग रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल थी हमारी, ठीक है। ब्रह्मोस कौन सी मिसाइल है हमारी? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है हमारी। ओके। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर था, और 290 किलोमीटर ये ट्रैवल करके कर सकती है ये मिसाइल। तो मतलब पता चल रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है। ये जो है पोर्टेंट प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन है इनका। ये बोला लैंड सी एयर से ये डेवलप इसको छोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें जो बताई तो समझ आ रहा है ब्रह्मोस है, ठीक है। डायरेक्टली किसी ने नाम नहीं लिया अभी तक। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इंडिया, एक चीज समझना है इसमें, जब रशिया और इंडिया ने मिलकर ब्रह्मोस बनाई थी, ठीक है, जब इंडिया और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस बनाई थी तो इसकी रेंज रखी गई थी 290 किलोमीटर। अब ये 290 किलोमीटर ही क्यों रखी गई? ठीक है, होल फिगर ही कर लेते, 300 कर लेते, पर ये 290 ही क्यों रखा गया? अभी इसकी जो रेंज है ये बढ़ाई जा रही है, 460 कर दी गई है, 500 600 करने की बात की चल रही है। तो देखो ये इतनी ही रेंज इसलिए रखी गई क्योंकि यहाँ पे हमने एक एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है उसको साइन नहीं किया था जिसका नाम है MTCR, ठीक है। अभी हमने इसको साइन कर लिया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, ठीक है, ये क्या है? ये देखो बेसिकली ये एक इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं माइंडेड सप्लायर कंट्रीज के, जिनके पास भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उनके पास, जैसे मान लो इंडिया हो गया और जो भी P5 कंट्रीज हो गई, इनके पास सभी के पास क्या है, कुछ कुछ वेपन है मास डिस्ट्रक्शन के। तो ये चाहते हैं कि देखो हम इसका प्रोलिफरेशन ना करें, इसका यहाँ पे इसको सब जगह बांटे ना, सब पूरे देशों के बीच में कोई वॉर नहीं छेड़ना चाहते, इसीलिए हम चाहते हैं कि इनका जो स्प्रेड है वो रोकें हम। तो इसके लिए इनफॉर्मल ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें कुछ कुछ गाइडलाइन है, सो दैट हम यहाँ पे एक्सपोर्ट जब भी करें किसी भी कंट्री को इस तरह के जो अपने सामान है, जो वेपन है मास डिस्ट्रक्शन के, उनको हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकें। इसके लिए इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो वॉलेंट्री गाइडलाइन है, ठीक है, और नेशनल लॉ एंड प्रैक्टिस को फॉलो करती हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में चार ग्रुप्स हैं बेसिकली। कौन कौन से चार ग्रुप्स हैं? देखो, न्यूक्लियर वेपन को के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए NSG है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है। CBW है, किसके लिए? केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए। इसके लिए जो ग्रुप है इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। मिसाइल्स को रोकने के लिए, मिसाइल्स के एक्सपोर्ट, मिसाइल के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए MTCR है, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है। और कन्वेंशनल वेपन्स जो हैं, जैसे डुअल यूज वेपन्स जो होते हैं, जिसका बोला जाता है कि हम इसलिए यूज करेंगे लेकिन यूज दूसरी चीजों के लिए आप कर लेते हो उसको, ठीक है, तो उसके लिए वासेनार एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है। तो ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का इंडिया पार्ट नहीं है। इंडिया सिर्फ एक ही मल्टी, देखो चार कुल मिला के मल्टी लेटरल रेजाइम है, लेकिन इसमें से तीन का पार्ट है इंडिया, इन तीनों का पार्ट है, लेकिन NSG का अभी तक पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी NSG में 46 मेंबर्स है। CBW जो केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, उसमें 46 है, इसमें इंडिया है। मिसाइल को रोकने के लिए MTCR ग्रुप है, इसमें भी 34 मेंबर्स है, इंडिया है इसमें। और कन्वेंशनल वेपन्स को रोकने के लिए वासेनार अरेंजमेंट है, इसमें भी इंडिया है, ठीक है। समझ गए आगे? अच्छा, एक चीज और, कि MTCR जो यहाँ पे ये जो रेजाइम है ये बोलता है कि 300 किलोमीटर की रेंज, जिसने भी MTCR एग्रीमेंट साइन नहीं किया है उनको आप ऐसी मिसाइल्स नहीं दे सकते जो 300 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा हो। तो उस समय पे क्या था, जब हमने ब्रह्मोस बनाई थी तब रशिया ने MTCR साइन किया हुआ था, इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ था। इसीलिए रशिया ने जो मिसाइल सिस्टम इंडिया के साथ डेवलप किया उसकी रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर थी, ठीक है, 300 से कम होनी चाहिए, तो 290 थी। अभी हमने जब ये साइन कर लिया है तो अब इंडिया बोल रहा है कि अब हम इसकी रेंज बढ़ाते हैं, तो अभी 450 460 किलोमीटर हो गई है, इसको 600 किलोमीटर तक ले जाने की हमने बात करी हुई है। समझ गए? आगे बात करते हैं। देखो ये आर्टिकल था, छोटा सा आर्टिकल है, समझ लो एक दो पॉइंट्स है इसमें। तो पाकिस्तान की बात की गई है कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे खुल के एकदम रशिया का साथ दे रहा है। देखो इंडिया तो फिर भी एब्सटेन कर रहा है, पाकिस्तान तो खुल के रशिया का साथ दे रहा है, बोल रहा है बिल्कुल सही कर रहे हो पुतिन जी, जो आप कर रहे हो ना यूक्रेन के ऊपर वॉर कर रहे हो, इन्वेजन कर रहे हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है। जो पाकिस्तान की अभी की जो स्ट्रेटजी है ना, ये जो रशिया का एकदम सपोर्ट करने की, उसको और तालिबान का यहाँ पे क्या रिलेशन है उसका समझाया हुआ है। तो देखो पहली चीज यहाँ पे बोली गई है
कि पाकिस्तान कुछ भी बोले, इसकी स्पॉन्सरिंग तो है, जो तालिबान की स्पॉन्सरिंग जो है वो पाकिस्तान करता है, ठीक है, ये सभी को पता है, वर्ल्ड में सबको पता है, भले खुल के कोई बोले ना बोले, सबको पता है कि पाकिस्तान की स्पॉन्सरिंग तालिबान करता है। और तालिबान का जो भी माई बाप बना हुआ है ना, वो पाकिस्तान बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान के पास खुद को खाने के लिए नहीं है, इकोनॉमिक क्रंच चल रहा है यहाँ पे, लेकिन तालिबान को यहाँ पे फुल सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। अब तालिबान जो अफगानिस्तान में आया है, वो चाहता है यहाँ पे रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहता है कि हमको भी लोग गवर्नमेंट के फॉर्म में, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। हालांकि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे इनको चाहिए रिकॉग्निशन, कि हमको गवर्नमेंट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया जाए। और ये रिकॉग्निशन के लिए डिपेंड हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता है, चाइना भी अभी अभी इसमें ज्वाइन हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इकलौता है जो कोशिश कर सकता है इनको रिकॉग्निशन दिलवाने की, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पाकिस्तान ने जब ये बोला कि पुतिन जी आप तो बिल्कुल सही कर रहे हो, जो भी कर रहे हो यूक्रेन के ऊपर बढ़िया कर रहे हो, बमबारी करते रहो, ठीक है, जब इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया पुतिन को, रशिया को, तो उस टाइम पे अब क्या हो रहा है कि ये वेस्ट की नजरों में आ रहा है, वेस्ट यानी कि यूएस की नजरों में आ रहा है कि अच्छा पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। तो अब यहाँ पे यूएस क्या कर रहा है, यूएस क्या करेगा, अब पाकिस्तान के रास्ते में ओड़ा वो बनेगा, क्या बोलते हैं, रोड़ा बनेगा, हिंड्रेंस बनेगा। तो पाकिस्तान जो जो चाहता है अब वो यूएस उसको नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे तालिबान टेंशन में आ गया कि ये पाकिस्तान जो है रशिया का साथ देके यूएस से दुश्मनी मोल ले रहा है। और अगर तालिबान को यहाँ पे रिकॉग्निशन चाहिए एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में या फिर एक गवर्नमेंट के फॉर्म में, तो वो रिकॉग्निशन सबसे पहले तो यूएस देना चाहिए ना, यूएस को देगा, यूएस रिकॉग्निशन देगा तब पूरे वर्ल्ड इसको रिकॉग्निशन देगा। और पाकिस्तान यूएस से ही दुश्मनी ले रहा है, तो तालिबान को रिकॉग्निशन मिलेगा कैसे, ये एक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट बन रहा है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है, यहाँ पे जो सैंक्शन वगैरह लग रहे हैं, तो देखो अफगानिस्तान के पास बहुत इकोनॉमिक क्रंच चल रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान के पास पैसा नहीं है लोगों को सस्टेन करवाने के लिए, खाने के पास लोगों के पास पैसा नहीं है। लगभग 22 लाख लोग हैं यहाँ के, आधी पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की जो स्टार्व कर रही है, उनके पास खाने को चीज नहीं है कोई भी, ठीक है। अफगानिस्तान से लोग रेफ्यूजी के फॉर्म में भाग रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान के पास खुद को नहीं है, खुद के पास नहीं है उनको कुछ खिलाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान कुछ देने के लिए नहीं है, ठीक है। तो दोनों के ऊपर इकोनॉमिक क्रंच भी बना हुआ है। तीसरी चीज ये कि पाकिस्तान अब थक रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के पास भी अब फटीग हो गया है, अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज आते जा रहे हैं उनमें अब यहाँ पे डोनर फटीग यहाँ पे फेस कर रहा है पाकिस्तान। पहले तो माई बाप बन गया है तालिबान का, अब बोल रहा है कि भैया मैं कितना सस्टेन कर पाऊंगा, एक तो मेरा खुद के देश में ऐसी सिचुएशन, ऊपर से तुम्हारी देश को भी संभालूं, तालिबान को भी संभालूं, उसके बाद तुम्हारे देश से हमारे देश में भी लोग आ रहे हैं, तो हम क्या क्या करें, ठीक है। चौथी चीज ये कि पाकिस्तान में जब ये तालिबान का साथ नहीं देते, तो तालिबान किसी के भरोसे के लोग थोड़ी है, यहाँ पे बम फटाके फोड़ देते हैं, पाकिस्तान में ही बम फटाके फोड़ देते हैं, तो डोमेस्टिक टेररिज्म भी बढ़ रहा है पाकिस्तान में। तो कुल मिला के पाकिस्तान अपने ही चंगुल में फंस गया है और तालिबान भी फंस गया है, ठीक है। तो कुछ 3-4 पॉइंट्स थे जिसमें पाकिस्तान, तालिबान और ये रशिया यूक्रेन वाले इशू को जोड़ते हुए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट समझाना था, इसीलिए ये पॉइंट, ये एडिटोरियल मैंने लिया था, ओके। अच्छा, कल के हमारे दो क्वेश्चन थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो पहला था हमारा जो स्टेटमेंट जो था प्लांट और एनिमल सेल को लेकर, ये बोल रहा था कि प्लांट सेल्स में सेल्यूलोज सेल वॉल्स होती हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होती हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा था प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू, तो ये गलत है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है, ओके। थर्ड स्टेटमेंट था मेच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल, तो ये सही है, प्लांट सेल जब मेच्योर हो जाता है तो उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल्स में कई सारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में सिर्फ एक ही होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा ओनली 1 एंड 3, ठीक है, सी इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसी ऑफ इंडियन स्वैम डियर बारहसिंगा। तो बारहसिंगा के लिए कौन सा जो नेशनल पार्क है, कौन सा फेमस है, कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया फेमस है, तो कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पे बहुत फेमस है। इसमें ब्रेडरी ब्रेडरी प्रजाति का, ब्रेडरी स्पीशी का बारहसिंगा या फिर स्वैम्प डियर मिलता है, ठीक है। इसमें एक इन्होंने अपना मैस्कॉट भी बनाया जिसका नाम है भूर सिंह द बारहसिंगा, ठीक है, भूर सिंह द बारहसिंगा, इस नाम से ये अपना टूरिज्म प्रमोट भी करते हैं। कहाँ पे है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है, ओके, तो ये याद रखना। ओके, तो ये थे हमारे दोनों आंसर, सी और ए है इसका आंसर। आज के क्वेश्चंस का आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल, और आज के लिए इतना ही था, दैट वाज ऑल। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना, और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। एक चीज और कि संडे को हम वीकली टेस्ट रखेंगे, तो इसकी प्रिपरेशन भी रखना, ठीक है, रिवाइज कर लेना। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।